नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रैम्पो चैनल में। एक बार मेरे साथ डॉक्टर राम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो बेबी क्राई है उस पे एक पूरी सीरीज चल रही है जिस पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर राम, जो बच्चे की सुनने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके क्या कारण और होते हैं? मतलब एक तो जैसे हो गया कि हमने समझा, लेकिन क्या रीजन और हो सकते हैं? बेबीज क्राइज को समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उनका क्या क्या हाई रिस्क स्पीच एंड लैंग्वेज एंड हियरिंग डिले हो सकता है, और अगर ये समझ लें तो उनका इंटरवेंशन भी फास्ट हो सकता है एक्चुअली। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं और हम स्टार्ट करना चाहते हैं प्री नेटल से, जब माँ कैरी करती है बेबी को। और उस टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, जब भी केस हिस्ट्रीज लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि माँ उस टाइम में बिफोर 16 ईयर्स उनका एज कैसा है, बिफोर 16 ईयर्स एज है, 40 ईयर्स के बाद है, या उनका कंसंग्यूनिटी कैसा है, सेम एज सेम रिलेशनशिप में मैरिज हुआ है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है एक्चुअली। फिर हम लोग देखते हैं कि कहीं एक्सेसिव अल्कोहल यूज तो नहीं हुआ है, वो भी चेक करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मॉम को कहीं वायरस और इन्फेक्शन की कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जॉन्डिस और हाई फीवर तो उस टाइम में नहीं था। तो ये सब कई प्रीनेटल कॉजेज हैं एक्चुअली, जिससे क्रोमोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल और ये सब भी एबनॉर्मलिटीज हम लोग को देखना पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्चुअली प्रीनेटल कंडीशन में, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि बच्चे का फुल टर्म हुआ है कि नहीं। 40 वीक्स में बच्चे हो जाते हैं एक्चुअली, तो फुल टर्म्स में उन्होंने डिलीवर किया है कि नहीं, या प्री टर्म में, अगर प्री टर्म मतलब 38 वीक से पहले अगर डिलीवर किया है तो वो उसका भी हम लोग देखते हैं, या पोस्ट टर्म है 40 वीक्स के बाद है, या नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, वो चेक करते हैं। बच्चा क्या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भी एडमिट हुआ है, बिकॉज NICU में एडमिट होना मतलब हम समझ जाते हैं कि और कितने दिन के लिए हुआ है ना। कई बार NICU में एडमिट होते हैं तो बच्चे को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है, और उनको कुछ हायर एंटीबायोटिक ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स भी यूज होता है एक्चुअली। वो लोग क्यूबेटर में भी रहते हैं, क्यूबेटर के कारण बहुत सारा साउंड्स की आवाज आती है जिसके कारण उनको हियरिंग लॉस भी हो सकता है, स्पीच डिले भी हो सकता है। कई बार उनको सक्शन करना पड़ता है जिसके कारण लैरिंजियल टिश्यूज जो है उसमें भी इम्पैक्ट हो सकता है और स्पीच डिले आ सकती है एक्चुअली। सो ये सब देख सकते हैं। पोस्टनेटल में जैसे मेरी माँ ने आपको लास्ट टाइम आपको स्टोरी सुनाई होगी, पोस्टनेटल में हमको हाई फीवर ग्रेड हुआ था, जो न्यूमोनियाज, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये सब कारण होते हैं एक्चुअली। और कोई ब्रेन इंजुरीज तो नहीं है, कोई सीजर तो नहीं आ रहा है, या कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई लैक ऑफ स्पीच स्टिमुलेशन तो नहीं है, या कोई ऐसा भी है जो कि सिंड्रोम्स है, बहुत सारा सिंड्रोम्स है एक्चुअली तो उसके कारण भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिले हो सकता है। तो हर्पस सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, तो इस तरह का जो डिलेज है जिसके कारण स्पीच एंड लैंग्वेज एंड हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह का अगर आपको कुछ भी दिक्कतें हो रही है एक्चुअली, तो आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम आपका। और व्यूअर्स, आप समझ सकते हैं कि जो बेबीज क्राई है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना महत्वपूर्ण है उसको सही समय पे समझना, क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य को, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उसको सुधार सकता है, उसको ठीक कर सकता है। तो इसलिए अगर बेबीज क्राई थोड़ा सा अलग तरीके का है तो उसको सीरियसली लें और तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें। एक बार फिर डॉक्टर राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सिर्फ इसको अपने तक मत रखिएगा, इसको अपनों के साथ भी साझा कीजिएगा और अपने बच्चे के बारे में जरूर बताएंगे। थैंक यू।